हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर सीरीज़ ऑफ इंडियन पॉलिटी फॉर एग्ज़ाम। आज हम पढ़ेंगे कि हमारे जो पॉलिटिक की बुक में हमारा जो सिलेबस है उसमें जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज़ द टेबल। ये हमने टेबल देखा है। उसमें क्या है, ये अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ हैं। उसमें ये कौन कौन सी कमीशंस को या कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल करती हैं। देख लीजिए कौन कौन सी हैं। एक तो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये किन किन को करती है, ये जोनल काउंसिल, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एंड नेशनल इन्वेस्टिगेशन हेड को ये गवर्न करती हैं। ओके, देन कम्स नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। जो मिनिस्ट्री है ट्राइबल अफेयर्स की वो इनको गवर्न करती है। ओके, देन कम्स मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसमें कौन कौन सी आती हैं, एक तो आती है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड द सेकंड वन इज सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। ये किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। देन नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, ये किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। देन कम्स ट्रिब्यूनल, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, और दूसरे आगे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ये किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। ओके, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन किसके अंडर है, और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये वुमेन के अंडर आएगी। जीएसटी किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। लोकपाल किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। ओके, देन कम्स अवर टॉपिक चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन। तो चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन आपके अभी के कौन हैं, जशवर्धन कुमार सिन्हा। ओके, ये देख लीजिए आप, न्यूज़ में है। ये फॉर्मर डिप्लोमेट हैं और अभी पहले वो इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे, अब उनको क्या बना दिया गया है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ठीक है, थोड़े से फैक्ट्स देख लीजिए। जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, जो आपने देखा होगा आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये उनको हेड करते हैं। ओके, जो आरटीआई जो वेपन ऑफ द वीक है, जो अब भी काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है, तो ये इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ सकता है। ये किसने एस्टेब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इनकी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होती है, एक चीफ इलेक्शन कमीशन होता है और 10 इंफॉर्मेशन कमीशन होते हैं। ठीक है, और कौन कौन से होते हैं, जो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके कौन कौन से लीडर होते हैं इनको चुनने के लिए। एक चेयरपर्सन होता है, वो कौन होता है, प्रधानमंत्री। देन कम्स लीडर ऑफ ओपोजिशन, और एक होता है कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है, इनका टर्म कितना है, 5 साल या फिर 65 ईयर्स, जो भी अर्लियर है। और इनकी पावर होती है सिविल कोर्ट की, बट हाँ ये रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते। ठीक है, और कौन से ग्राउंड्स होते हैं जिन पे ये रिमूव कर इनको किया जा सकता है, इंसॉल्वेंट हो, इनका मॉरल टर्पिट्यूड हो, या फिर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में इन्वॉल्व हो। और कौन करता है इनको रिमूव, बाय प्रेसिडेंट। ये आ गया हमारे जो रिसेंट सुरेश एंड पटेल सर हैं, ये हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। ओके, तो ये क्या है, ये करप्शन को प्रिवेंट करने के लिए एक बॉडी बनाई गई थी थ्रू एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सिंथनम कमेटी। ओके, मल्टी मेंबर बॉडी है ये भी, और किसके द्वारा अपॉइंट की जाती है, थ्रू प्रेसिडेंट। और इनमें जो कमेटी जो होती है जो इनको बनाती है, कौन कौन सी है, प्रधानमंत्री हैं, यूनियन होम मिनिस्टर हैं, इसमें भी लीडर ऑफ ओपोजिशन है लोकसभा के, और इनका टर्म कितना है, 65 ईयर्स या फिर 4 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर। ये भी रीएम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल नहीं हैं, और जो अपनी सारी रिपोर्ट्स हैं ये प्रेसिडेंट को सौंप देते हैं एनुअली। और इनके भी पावर कौन सी है, सिविल कोर्ट की। ओके, इसमें जो इम्पोर्टेंट है ना, हमें ये याद रखना है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना इनकी, जब इनको बनाते हैं तो कितने मेंबर्स होते हैं। जो पिछला जो हमने पढ़ा, देखिए चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, इसमें क्या था, प्रधानमंत्री हैं, लीडर ऑफ ओपोजिशन इसमें भी है, प्लस इसमें कौन है, कैबिनेट मिनिस्टर। जो अभी हम पढ़ रहे हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, इसमें क्या है, प्रधानमंत्री ही चेयरपर्सन है, बट इसमें क्या आ गए, यूनियन होम मिनिस्टर आ गए, और लीडर ऑफ ऑपोजिशन इसमें भी है। इसमें क्वेश्चंस आते हैं इसी पार्ट पे। ओके,
देन कम्स सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अभी कौन है इसके हेड, कौन है? सर S.K. जायसवाल, IPS ऑफिसर है। ठीक है, आपको याद रखना है, हो सकता है MCQs में कभी भी किसी भी पेपर में पूछा जा सके। ये भी एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बनाई गई इंस्टीट्यूशन है। ये भी संतनम कमेटी की रिकमेंडेशन थी। ये कानूनी नहीं है। दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट जो एक्ट है ना, उसके साथ इनको पावर मिली है 1946। इनका मोटो क्या है? इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी एंड इंटीग्रिटी। देख लिया, इनका लोगो भी है ना यहाँ पे, और इस पे भी लिखा हुआ इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी एंड इंटीग्रिटी। आपको लोगो याद रखना है और 3 I's याद रखने हैं। ओके, क्या कॉन्स्टिट्यूशन इनकी भी डायरेक्टर होता है, एक स्पेशल डायरेक्टर हो सकता है या फिर एक एडिशनल डायरेक्टर हो सकता है। इनका भी क्या, इनका कौन सा जोन है? करप्शन के रिलेटेड है, ब्राइबरी के रिलेटेड है, ब्रीच ऑफ लॉज आ गए, या कोई सीरियस क्राइम्स आ गए, या फिर क्राइम का डेटा वगैरह आ गया। ठीक है, रिसेंट भी हुआ था ना, ये न्यूज़ में आ रहा था कि कुछ जो स्टेट्स हैं वो बोलती हैं कि जो CBI है उनके पास पावर नहीं है डायरेक्टली किसी भी केस को, उनकी जो स्टेट की यूरिसडिक्शन है वो डायरेक्टली सू मोटो ले सके, उनको पहले वहाँ पे परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये न्यूज़ में था, तो आप देख लीजिए कंसोलिडेटेड वे में। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, चीफ विजिलेंस कमीशन एंड CBI जो हैं, इनके क्या क्या डिफरेंसेस हैं और क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। सारी जो है ना, सिवाय CBI के सारी कानूनी बॉडी हैं। ठीक है, CBI स्टेटूटरी बॉडी नहीं है। ये कहाँ से पावर लेती है? दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। ठीक है, और मेंबर्स देख लीजिए। ह्यूमन राइट कमीशन में चेयरमैन होता है एक, 4 मेंबर्स प्लस 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन में क्या है? इसमें एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है प्लस 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं, क्योंकि इनका जो है वाइड पर्सपेक्टिव है और इनका ज़्यादा लेंथी काम है। ठीक है, देन कम्स चीफ विजिलेंस कमीशन। इसमें एक हेड होते हैं और 2 विजिलेंस कमिश्नर्स होते हैं। और जो CBI है, इसमें डायरेक्टर होता है CBI का, जो IG होता है पुलिस का। ठीक है, प्लस उनका 2 साल का टेन्योर होता है। तो चेयरमैन कौन होगा? रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के होंगे, बाकियों के नहीं बताए गए। और CBI के जो चेयरमैन है वो IG होते हैं पुलिस के। ओके, और जो बाकी मेंबर्स हैं, ये जो हमने अभी पढ़ा, जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, उसमें क्या है? सर्विंग या फिर रिटायर्ड जज हों सुप्रीम कोर्ट के, या फिर चीफ जस्टिस हो सकते हैं हाई कोर्ट के, और जिनके पास ह्यूमन राइट इशू का जो एक्सपीरियंस होगा ना, वो 2 इंसान उनको अदर मेंबर्स में लाने हैं। और इंफॉर्मेशन कमीशन में क्या है? मेंबर्स जो है ना वो MP नहीं होने चाहिए, ना ही लेजिस्लेटिव असेंबली कोई होल्ड होनी चाहिए, ना ही उनके पास कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो या फिर कोई बिजनेस चल रहा हो। ठीक है जी। देन कम्स लोकपाल और लोकायुक्त। ठीक है, लोकपाल आपको पता होगा, ये सेंटर की बॉडी बनाई है उन्होंने। लोकायुक्ता क्या है? किसी स्टेट की है। ठीक है, ये स्वीडन में शुरू हुआ था। तो स्वीडन में क्या था, ये उनको ऑम्बड्समैन बोलते थे। तो धीरे धीरे करके ये हर जगह पे हुआ। कहीं पे प्रोक्यूरेटर सिस्टम आ गया, ठीक है, तो कहीं पे आ गया लोकपाल या फिर लोकायुक्ता सिस्टम। ओके, तो हमारे जो इंडिया में है ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा, इसमें बहुत ज़्यादा था। अन्ना हज़ारे जो थे सर, हैं जो अभी भी, तो उन्होंने काफ़ी इसके लिए कहा कि ये इंस्टीट्यूशन होना चाहिए ताकि जो करप्शन है वो हट सके, जो फंक्शनिंग है वो ट्रांसपेरेंट वे में हो सके। किसने कॉइन किया था ये? LM सिंघवी ने। और दोनों के लिए सेंटर प्लस स्टेट। बट इनकी पावर कौन सी है? इनकी पावर क्या है? सिविल कोर्ट की पावर है। ओके, और इनमें भी मल्टी मेंबर हैं, एक चेयरपर्सन है, ठीक है, और 8 मेंबर्स हैं टोटल। और कुछ जो हैं वो जुडिशरी से लिए गए हैं, और 50% जो कलेक्टिवली हैं SC ST OBC मार्जिनलाइज जो एरिया है वहाँ से, प्लस वुमेन। ओके, और इनका टर्म कितना है? 5 साल या फिर 70 साल, जितना भी विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, तो जो सेकेंड ARC रिपोर्ट थी, उन्होंने बोला था कि जो लोकपाल है वो अपॉइंट होएगा कौन सी कमेटी से? प्रेसिडेंट होंगे, प्लस वो उनकी कंसल्टेशन होगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ओके, तो
ये अपॉइंट किससे होंगे, प्रेसिडेंट से। और इनकी यूरिसडिक्शन किस किस पे है, यूरिसडिक्शन उन्होंने कौन किसकी बोली, प्रधानमंत्री पे बोली, एमपी पे बोली, ठीक है। और ग्रुप ए बी सी डी के जो ऑफिसर्स हैं उन पे ये यूरिसडिक्शन हो सकती है इनकी, और है भी। जो लोकयुक्ता है वो फर्स्ट कहाँ इस्टेब्लिश हुआ है, महाराष्ट्र में। कौन सी स्टेट में है, महाराष्ट्र में। कुछ फिर उसके बाद बाकी स्टेट्स करती रही। 2013 में 18 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी ने, यानी कि दिल्ली ने ये बनाया था लोकायुक्ता, ठीक है। तो ये क्या है, ट्रांसपेरेंसी के लिए है, ताकि वो प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर हो जाए, प्रॉपर लोगों का ट्रस्ट बिल्डअप हो जाए इन इंस्टीट्यूशंस पे। बट एक प्रॉब्लम है कि इनकी जो रिकमेंडेशन है सिर्फ एडवाइजरी हैं, बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। ये हैं फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस अरुण मिश्रा, जो नए चेयरपर्सन हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के, मानवीय अधिकार के, ठीक है। तो ह्यूमन राइट कमीशन भी पढ़ना ज़रूरी है। इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है। कब बनी थी, 12 अक्टूबर 1993, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। पावर कौन सी है इनके पास, सिविल कोड की पावर है। पेरिस प्रिंसिपल्स जो हैं उन पे बेस्ड है ये भी मल्टी मेंबर बॉडी है। एक चेयरपर्सन होता है प्लस 5 फुल टाइम मेंबर्स, ओके। इनके पास भी कोई पावर नहीं है पनिश करने की। तभी किसी ने, इन जो एक्स डिप्लोमेट थे उन्होंने बोला था कि इनके पास दे हैव नो टीथ, इनके पास अपनी कोई पावर नहीं है, ठीक है। तो कौन कौन सी इनकी जो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मेंबर हैं, जो कमेटी है वो कौन कौन सी है, प्रेसिडेंट बनाते हैं, 6 मेंबर कमेटी होती है, प्रधानमंत्री हैं, लोकसभा स्पीकर हैं, राज्यसभा चेयरमैन हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ज़रूर हैं, प्लस यूनियन होम मिनिस्टर हैं। और जब कोई इंक्वायरी हो जाती है, या तो जज इंसॉल्वेंट हो, या करप्शन में एक्ट किया हो, या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो, उन ग्राउंड्स पे इनको निकाला जा सकता है। और कैसे होता है, सब रिकमेंडेशन करके किसके पास जाती है, सुप्रीम कोर्ट के पास। जब वो इंक्वायरी होती है तब इनको निकाला जा सकता है, ओके। That's all for today. Thank you so much, and do like, share and subscribe the video so that we can make more and more content for your